अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है एसिड रेन। ये टॉपिक, ये उन्वान बहुत मरतबा बोर्ड के पेपर में इंशाइया तर्ज के सवालात की सूरत में आ चुका है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें जितनी ज़्यादा तफसील हो सके वो आपको दूँ। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा टॉपिक होगा एसिड रेन। बच्चों, इसको एसिड रेन भी कहते हैं और इसको एसिडिक रेन भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं, एसिड रेन भी कह सकते हैं, एसिडिक रेन भी कहा जाता है। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये ऐसी बारिश होगी या ऐसा बारिश का पानी होगा जिसके अंदर एसिड मिल चुका होगा। अब वो एसिड किस तरह उसके अंदर मिलता है, ये बात हम लोग अब तफसील से पढ़ेंगे, मगर लेक्चर को बाकायदा उसकी तफसील शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये सवाल बहुत ज़्यादा मरतबा इंशाइया तर्ज के सवालात की सूरत में आ चुका है, तो इसको आपने उसी लिहाज से तैयार करना है। सवाल कुछ ये बनता है कि एसिड रेन क्या है और उसके असरात बयान करें, तो इसको पूरे को आपने लाजमन तैयार करना है। तो बच्चों, एसिड रेन का दूसरा नाम है एसिडिक रेन, यानी ऐसा बारिश का पानी या ऐसी बारिश जिसके अंदर एसिड मिल चुका हो। एक बात तो जहन में रखिएगा कि हमारी जो नॉर्मल बारिश का जो पानी होता है वो होता ही एसिड का है, उसके अंदर एसिड होता है। वो एसिड क्यों है? यानी जो बारिश का पानी है, बारिश का जो पानी है, याद रखिएगा, बारिश के पानी की जो नॉर्मल पीएच होती है, जो उसकी नॉर्मल पीएच होती है, वो कितनी होती है? उसकी नॉर्मल पीएच होती है 6 से लेकर 6.5 तक। ये हमारे जो आम हम पानी जो पीते हैं उसकी भी यही पीएच है और बारिश के पानी की भी यही पीएच होती है, 6 से 6.5 के दरमियान। अब ये 6.5 के ऊपर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये 7 से नीचे है और बाब नंबर 10 में हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब पीएच 7 से कम होती है तो वो चीज होती है एसिडिक। तो सर जरा ये तो बताएं कि इसकी पीएच जो है वो 7 से कम क्यों है? 7 से कम इसलिए है कि जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हल हुई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हल हुई होती है बच्चों। बच्चे सोचेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड के हल होने से क्या होगा? तो कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है और जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में वहां पे एक बड़ा कमजोर सा एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला है H2CO3 और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो बारिश का पानी बच्चों वो आमतौर पे एसिडिक ही होता है, लेकिन उसके अंदर मजीद एसिड शामिल हो जाते हैं। जब मजीद एसिड शामिल होंगे तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब निकलते हैं बच्चों। जब किसी चीज में एसिड शामिल हो जाए तो वहां क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं और ये बड़ी अहम बात है। किसी भी चीज के एसिडिक होने का हम दो मतलब निकालते हैं। पहली बात कि जनाब H पॉजिटिव की मिकदार ज्यादा हो गई है, क्योंकि बाब नंबर 10 को जरा याद कीजिए, हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस का नजरिया पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड का नजरिया पढ़ा था। उसमें यह था कि जो जो H पॉजिटिव पैदा कर सकता है
वो एक एसिड है। तो जब हम कहते हैं कि किसी भी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक ताकत बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर H पॉजिटिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। H पॉजिटिव की अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन, मिकदार बढ़ रही है। और जब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ना, तो pH वैल्यू जो होती है ना, वो कम हो जाती है। pH वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसको हमने बड़ी तफसील के साथ बाब नंबर 10 में पढ़ा। ठीक है, बाब नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा एसिडिटी होती है, यानी जितनी ज्यादा H पॉजिटिव हो जाता है, pH उतनी कम हो जाती है। हमने पढ़ा था कि pH 1 वाला ज्यादा एसिडिक होता है pH 2 के मुकाबले में। तो साबित हुआ कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है pH कम हो रही है। अगर आपके पास एक ऐसा एसिड है जिसकी pH 3 है और एक ऐसा है जिसकी pH 1 है, तो 1 वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी बनिस्बत 3 वाले के। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर आपको समझ लगेगी कि एसिड रेन कैसे बन रही है। एसिड रेन बनने का मतलब है कि उसके अंदर एसिड दाखिल हो रहा है। एसिड दाखिल होने का मतलब है कि H पॉजिटिव की अमाउंट या उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी मिकदार बढ़ रही है। और जब ये इसकी मिकदार बढ़ती है तो pH की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नॉर्मल हमारे पास बारिश का पानी, उसकी pH कितनी होती है, 6.5। लेकिन जब उसके अंदर एसिड्स मिलते हैं, जब उसके अंदर एसिड शामिल होते हैं, तो उसकी pH ड्रॉप कर जाती है, कम हो जाती है। कम होने का मतलब है वो और ज्यादा एसिडिक हो रहा है। अब यहां पे दो बातें हमने पढ़नी है। पहली बात कि वो एसिड कहां से आए, दूसरी बात पढ़ चुके कि एसिडिटी बढ़ी कैसे। तो हमने देख लिया H पॉजिटिव की मिकदार बढ़ जाती है। देखते हैं कि वो एसिड आ कहां से रहे हैं। बच्चों, हमने देखा है कि जब कभी भी आलूदगी होती है, और बिलखसूस अगर मैं कहूं तो हमने पढ़ा है कि जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। अच्छा, अब फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से क्या बनता है, हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो वहां से कंपाउंड्स बनते हैं, किस किस के, कार्बन के। कार्बन के असरात तो हम पहले ही देख चुके कि उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाना है। लेकिन साथ ही साथ याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाएगा तो वहां से सल्फर के भी तो ऑक्साइड बनेंगे। अच्छा, अब सल्फर के ऑक्साइड्स कौन से बनते हैं, सल्फर का जो ऑक्साइड बनता है बच्चों, वो बनता है SO2। अब ये जो SO2 बनता है, ये बन के कहाँ जाता है, जाहिर है ये हवा में खारिज कर दिया जाता है। जब ये हवा में खारिज होता है तो ये हवा के अंदर मौजूद पानी, जब बारिश बरसेगी तो पानी तो आएगा, तो वो बारिश के पानी की वजह से SO2 जो है वो किस में तब्दील हो जाता है, SO3 के अंदर तब्दील हो जाता है। जब SO2 SO3 के अंदर तब्दील होता है तो ये SO3 जो है वो मज़ीद पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर हम इतनी दफ़ा बारिश में ना आए हैं, हमारे ऊपर तो कोई एसिड नहीं पड़ता। चूँकि बारिश के पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और इन एसिड्स की मिकदार कम होती है, वो इतना डिल्यूट हो गया होता है कि हमारे ऊपर उसका असर नहीं होता। हत्ता कि लेबॉर्ट्री में काम करते वक्त जब हम इंतहाई डिल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, हम उसके अंदर उंगली भी रख दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हो तो हमें नुकसान होता है। तो याद रखिएगा कि इस तरीके से ये एसिड्स बनते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, अभी हम गुज़िश्ता ही लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड वहां से बनेगा जहां पर भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में जाएगा, हवा में वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में तब्दील होगा। SO3 मजीद पानी के साथ मिलेगा, उसकी मजीद ऑक्सीडेशन होगी और वो किस में तब्दील हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। साबित हुआ कि ये जो बारिश का पानी बरसेगा उसके अंदर कार्बोनिक एसिड तो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से था, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें शामिल हो चुका होगा। जबकि दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से
नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स पैदा होंगे, जिनको भी हम लोग पिछले ही टॉपिक के अंदर NOx पढ़कर आए हैं। तो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा होंगे तो ये भी पॉल्यूटेंट हैं। हमने पढ़ा पहले NO प्रोड्यूस होता है, NO बनता है, NO से फिर वो NO2 में जो है वो मुंतकिल हो जाता है। और ये जो NOx होते हैं, जब इनके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है ना, तो ये एक एसिड बनाते हैं HNO2, और फिर वो HNO2 जो होता है उसके साथ साथ HNO3 भी बन जाता है। ये दोनों इकट्ठे भी बन सकते हैं। और ये काम भी देखा गया है कि पहले HNO2 बनता है और फिर HNO2 दोबारा से रिएक्शन करके HNO3 बनता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे दोनों को मुश्तरका ही लिख देंगे कि ये इस तरीके से दोनों इकट्ठे ही बन जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये HNO2 क्या है? तो बच्चों HNO2 फॉर्मूला है नाइट्रस एसिड का। तो ये है नाइट्रस एसिड, जबकि HNO3 का तो आपको पता ही है, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इस तरह क्या होगा कि बारिश के पानी के अंदर, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बारिश होने से पहले पहले ये सारा काम हो जाएगा, ये काम रोजाना की बुनियादों पर हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स को हम रोजाना की बुनियादों पे जला रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बने हुए हैं हमारे माहौल के अंदर, हमारी हवा में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने हुए हैं हमारी हवा के अंदर, मौजूद हैं। सिर्फ बारिश होने की देर है कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में और फिर सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वह नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड के अंदर तब्दील हो जाएंगे। इसकी वजह से बारिश के पानी में चूंकि एसिड बहुत ज़्यादा दाखिल हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि जब एसिड दाखिल होता है तो H पॉजिटिव की मिकदार बढ़ जाती है। इसकी मिकदार बढ़ने की वजह से pH की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये जो बारिश है, ये जो एसिड रेन बन रही है, इसकी pH जो वैल्यू देखी गई है आम तौर पे वो 4 से 5 के दरमियान में देखी गई है। यानी वो ज़्यादा एसिडिक हो गया, और ऐसी बारिश के पानी को या ऐसी बारिश को एसिड रेन का नाम दिया जाता है बच्चों। तो साबित हुआ कि हम जो पिछले 3-4 उन्वानात पढ़ते आ रहे थे, ये उन्हीं का तसलसल है। हमने देखा कि किस तरह पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, फिर बिल आखिर हमने देखा कि वो सारे के सारे एसिडिक रेन बना रहे हैं। अब इन एसिडिक रेन के नुकसानात क्या हैं बच्चों, उन नुकसानात का हम जायज़ा लेते हैं। मैं इस एसिड रेन के नुकसानात को बड़ी कैटेगरीज के अंदर, बड़ी जो है वो अक़साम के अंदर तकसीम करने लगा हूँ। पहला जो असर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है आबी हयात के ऊपर। अच्छा, अब आबी हयात के ऊपर इसके असरात क्या हो रहे हैं उसको ज़रा गौर से सुनिएगा बच्चों। जब ये बारिश का पानी, ये एसिड रेन जब पड़ता है पहाड़ों के ऊपर, जाहिर है बारिश होगी तो हर जगह पर ही होगी, पहाड़ों पर जब ये बारिश होती है तो वो पहाड़ जो है वो रॉक्स से मिलके बने हैं। अच्छा, अब उन रॉक्स के अंदर क्या होता है? उन रॉक्स के अंदर आम तौर पे सॉल्ट्स देखे गए हैं, मेटल्स के सॉल्ट्स। क्या होता है जब ये बारिश का पानी पड़ता है ना, यानी एसिड रेन जब होती है, ये एसिड रेन उन पहाड़ों में मौजूद मेटल्स के साथ एक काम करना शुरू कर देती है। ये वहाँ पे मेटल्स लीचिंग नाम का एक प्रोसेस शुरू कर देती है। अब ये नाम आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मेटल्स लीचिंग शुरू कर देती है। मेटल्स लीचिंग का क्या मतलब है कि पहाड़ों में रॉक्स में मौजूद जो हैवी मेटल्स हैं, मिसाल के तौर पे मरकरी जिसका सिंबल है Hg, लेड, आयरन, ये सारे जो हैवी मेटल्स हैं जो हमारी रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, पहाड़ों में पाए जाते हैं, हत्ता कि एल्यूमिनियम, ये उनकी लीचिंग शुरू कर देता है। लीचिंग से क्या मुराद है बच्चों? लीचिंग से मुराद है कि ये उनको वहाँ से निकाल के ना, क्योंकि जाहिर है ये उसके ऊपर जब गिर रहा है तो उसके ये अपने कार्बोनेट्स और सॉल्ट्स की फॉर्म में, और एसिड गिर रहा है, एसिड और कार्बोनेट्स का रिएक्शन तो होगा, बाब नंबर 10 में पढ़कर आए हो।
ये वहाँ से मेटल्स को निकाल निकाल के तोड़ तोड़ के अपने साथ बहा के लेके जाएगा। तो जब हमारे पहाड़ों के अंदर मौजूद मेटल्स वहाँ से निकल निकल के पानी के साथ बह बह के जाते रहते हैं, इस अमल को नाम दिया जाता है मेटल्स लीचिंग। अब ये जो मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, मरकरी है, लेड है, एल्युमिनियम है, जाहिर है कि ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं, जब ये पहाड़ों में से टूटेंगे तो उस पानी के साथ बहते हुए बिल आखिर किधर जाएंगे? बिल आखिर ये समंदरी पानी में जाएंगे या दरियाई पानी में जाएंगे, और दरियाई पानी ने बिल आखिर समंदर में ही जाना होता है। तो आप ये समझें कि ये समंदरों में ही जाएंगे। इसके नुकसानात क्या होंगे बेटा? इसके नुकसानात ये होंगे, मैं सिर्फ आपको इसमें से एल्युमिनियम के बारे में बता देता हूँ। एल्युमिनियम के बारे में ये कहा जाता है कि एल्युमिनियम जो है ये मछलियों के जो गिल्स होते हैं ना, मछलियों के गिल्स जो कि आपको उनके फेस, उनके चेहरे के साइड पे नज़र आते हैं, जहाँ से वो ऑक्सीजन अपने जिस्म में लेके जाते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है। एल्युमिनियम वहाँ जमना शुरू हो जाता है और जब जमता है तो उन गिल्स को ब्लॉक कर देता है, और गिल्स के ब्लॉक करने से क्या होता है कि वो मछलियाँ जो हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो मर जाती हैं। बहुत सारी आबी हयात सिर्फ इसीलिए मर रही हैं क्योंकि उनके गिल्स के अंदर ये मेटल्स जो होते हैं वो जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गिल्स ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन या हवा जो है वो अंदर नहीं जा पाती। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान आबी हयात उठा रहे हैं। मछलियाँ और पानी में रहने वाली जो हयातियात हैं वो इसका नुकसान उठा रहे हैं और उनके गिल्स इसकी वजह से ब्लॉक होते जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ हमें नज़र आती है। दूसरी चीज़, ये जो हमारी पहाड़ हैं, आम तौर पे देखा गया है कि वो कार्बोनेट्स से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा देखा गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब एसिड रेन के अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई होती है, तो याद रखिएगा ये उन पहाड़ों में मौजूद जो कार्बोनेट्स हैं उनको तब्दील कर देते हैं बाइकार्बोनेट्स में। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये कौन सी कोई बड़ी बात है, अगर कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स में तब्दील हो गए हैं तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले इससे अगले ही बाब के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब पानी के अंदर कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएं, कार्बोनेट्स जल्दी करके पानी में हल नहीं होते, लेकिन जब वो बाइकार्बोनेट बन जाते हैं तो वो पानी में हल हो जाते हैं और उस पानी को कह दिया जाता है हार्ड वाटर। उस पानी को कह दिया जाता है हार्ड वाटर या सख्त पानी। यानी पानी के अंदर सख्ती यानी हार्डनेस पैदा हो जाती है। ऐसा पानी जिसके अंदर ज्यादा नमकियात हल हो जाती हैं, उस पानी को कहा जाता है कि वो सख्त पानी है या हार्ड वाटर। और ये हार्ड वाटर जो होता है ना आबी हयात के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, ना ये पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और इंसानों के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं होता। और ये सिर्फ कब हो रहा है? जब कार्बोनेट्स जो हैं वो किस में मुंतकिल हो रहे हैं? बाइकार्बोनेट्स। और उनको ये कर कौन रहा है? एसिड रेन। तो बच्चों याद रखिएगा, आबी हयात के ऊपर इस तरह दो चीज़ों से इनको नुकसान पहुंचता है। एसिड रेन मेटल्स लीचिंग करती हैं, जिसकी वजह से हैवी मेटल्स टूट टूट के पहाड़ों से पानी में दाखिल होते हैं और बिल आखिर वो मछलियों के जो गिल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। और दूसरा काम क्या है कि कार्बोनेट्स जो हैं उनको मुंतकिल कर दिया जाता है या तब्दील कर दिया जाता है बाइकार्बोनेट्स के अंदर, और उसकी वजह से पानी के अंदर सख्ती पैदा हो जाती है, पानी हार्ड हो जाता है और हार्ड वाटर नुकसानदेह होता है। चलते हैं दूसरे असर की तरफ, और वो है इमारतों के ऊपर असर। तो ये इमारतों के ऊपर जो उसके असरात हैं, इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं यहाँ पे तमाम इमारतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बिलखसूस मेरा यहाँ पे कदीम
इमारतों से मुराद है। कदीम इमारतें जो हैं वो बनी होती हैं लाइमस्टोन की, यानी मार्बल वगैरह की, और चूने के पत्थर की बनी होती हैं। अच्छा, अब ये जो चूने का पत्थर है इसके ऊपर बड़ा शदीद किस्म का असर नजर आता है एसिड रेन का। चूने का पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट उसके साथ रिएक्शन करता रहेगा। जब ये उसके साथ रिएक्शन करता रहेगा उसकी वजह से वो इमारत जो है उसके बाहर से वो चूने का पत्थर या मार्बल जो भी है वो उतरता रहेगा तो उसकी खूबसूरती के अंदर भी उसकी चमक दमक कम हो जाएगी, खूबसूरती कम हो जाएगी, और इसके अलावा वो इमारत क्या होती चली जाएगी? कमज़ोर होती चली जाएगी। तो इमारतों के ऊपर इसके बहुत ही गहरे असरात हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों ने जो अपने पुराने विरसे में मिले हुए जो कदीम इमारतें हैं उनकी हिफाजत के पेश नज़र उनके इर्द गिर्द जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से उनको ख़दशा है कि एसिड रेन पैदा हो सकती है, उन्होंने उन सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया है। मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर मौजूद ताज महल जो आगरा शहर में मौजूद है उसके एक ख़ास एरिया के अंदर उसके इर्द गिर्द एक ख़ास फासले पर मना है, गैर कानूनी है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसकी वजह से उसकी खूबसूरती और उसकी चमक दमक और रौनक कम हो रही थी। तीसरा जो असर है वो है पौधों पर। चूंकि पौधे जो हैं, आपको पता है कि पौधों के जो जिस्म हैं, पौधों की जो अजसाम हैं वो किससे मिलके बने हैं? टिश्यूज से मिलके बने हैं। तो जो एसिड रेन होती है वो पौधों के टिश्यूज को तबाह करती है, ये उसके टिश्यूज को तबाह कर देती है एसिड रेन। तो जब ये उसको तबाह कर देती है तो पौधों की बढ़ोतरी, उनकी ग्रोथ, उनका नशो नुमा करना वहीं पे रुक जाता है। जाहिर है जब ये पड़ती रहेगी बारिश का पानी और एसिड मिला पानी उसके ऊपर गिरता रहेगा तो एक वक्त तक, ख़ास वक्त तक उसके टिश्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएंगे, पौधा उसमें सही तरीके से बढ़ोतरी नहीं दिखा सकेगा, उसकी नशो नुमा वहीं पर रुक जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा जो असर हमें नज़र आता है वो है इसका ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पर जो इसके असरात है ना, ज़मीन के असरात वो बहुत शिद्दत से हमें नज़र आते हैं। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है बच्चों। हमने पढ़ा कि एसिड रेन के अंदर एसिड्स मिल चुके हैं, यानी एसिड्स उसमें शामिल हो चुके हैं जिसकी वजह से उसकी पीएच क्या हो गई है? कम हो गई। अगर कोई ऐसा इलाका जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आलूदगी है और वहाँ पे एसिड रेन कसरत से होती है, जब एसिड रेन होती रहेगी तो वहाँ की पानी जो एसिड रेन में आ रहा है वो जब ज़मीन में गिरता रहेगा तो ज़मीन उसको जज़्ब करती है, ज़मीन के अंदर एसिड्स की मिकदार बढ़ती रहेगी, और जब ज़मीन में एसिड्स की मिकदार बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वहाँ की एसिडिटी, उस ज़मीन की एसिडिटी बढ़ जाएगी, पीएच कम हो जाएगी लेकिन एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। वो ज़मीन ज़रखेज़ी के एतबार से कम ज़रखेज़ हो जाएगी। इसीलिए याद रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर हमें लगता है कि ज़मीन की पीएच ख़राब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए फिर हमें वहाँ पे एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन ऐड करने पड़ते हैं, बिलखसूस कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ पे उसका सॉल्यूशन शामिल किया जाता है ताकि कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पे काम करे और उसके अंदर मौजूद एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो ज़मीन के जो असरात हैं वो सबसे ख़तरनाक हैं, क्योंकि अगर ये एसिड रेन एक जगह पर होती रही तो ये वहाँ की ज़मीन को इतनी ज़्यादा एसिडिक कर देगी कि वहाँ पे पौधे सही तरीके से नहीं जो है वो बढ़ोतरी कर पाएंगे। हत्ता कि कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा एसिड रेन हुई है और लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी कि अब वहाँ के इलाके जो हैं वो ज़रखेज़ रहे ही नहीं हैं। इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें एसिड इतना शामिल हो गया कि वहाँ पे वो कोई भी फसल लगाते हैं तो वो फसल जो है वो चलती ही नहीं है। तो बच्चों ये थे एसिड रेन के असरात। तो 4 बड़ी तकसीमें कर दी हैं मैंने, आबी हयात के ऊपर, पानी, इमारतों के ऊपर नुकसानात, पौधों पे असरात और ज़मीन के ऊपर पड़ने कि ज़मीन की जो पीएच है वो मुसलसल कम होती चली जाएगी और पौधे वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं चल सकेंगे।
और इंसानों के ऊपर इसके असरात तो हैं ही हैं कि अगर इंसान भी ये वाला पानी पीते हैं तो ये वाले मेटल्स हमारे जिस्मों में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेटल पॉइजनिंग नाम की एक बीमारी या हालत का हमें सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कसीर तादाद में ऐसे मेटल्स हमारे जिस्म में इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एसिड रेन को पढ़ा और हमने उसके बहुत ही पेचीदा किस्म के असरात को बड़ी तफसील के साथ पढ़ लिया। जी, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एसिड रेन पैदा होती है और जब वो ज़मीन पे गिरती है तो उसके इंसान, जानवर, पौधों समेत ज़मीन के ऊपर भी बहुत ही सख्त किस्म के और बड़े पेचीदा असरात मुरतब होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।